सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन दिनों अमरीका के बड़े अहम दौरे पर हैं, जहाँ उनकी मसरूफ़ियात में आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना और पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाना शामिल है। मारूफ थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब के अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी बहुत अहम है, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई इस्तेहकाम मेन एजेंडा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात और जंग बंदी में अमरीकी किरदार पर भी गुफ्तगू होगी। इसहाक़ डार मारूफ थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान नाज़रीन, अमरीका ने भारत से $13 करोड़ का दिफाई मुआहदा किया। अब इन मुलाकातों में किन उमूर पर डिस्कशन हो सकती है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चाइना के सरकारी दौरे पर हैं, जहाँ उनकी नायब चीनी सदर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई हैं। इन दौरों की पाकिस्तान के लिए किस हद तक अहमियत है, ख़ामिन को देखते हुए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनका तज्ज़िया और ख़बर भी लेते हैं। एहतशाम साहब, ये मुलाकात हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं पहली मुलाकात की बात करूँगी जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की होने वाली है मार्को रूबियो से अब से कुछ देर में ही। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी सिग्निफिकेंस आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे वक्त में मुलाकात का होना जब हम देख रहे हैं कि कल परसों हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से फिर भारत को इनवाइट किया गया है मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए, और उसके अलावा सदर ट्रंप का इंडिया के राफेल गिरने के हवाले से स्टेटमेंट सामने आना। तो एक तो इस मुलाकात में इस हवाले से अगर बात होगी तो क्या बात हो सकती है, क्या पैगाम हो सकता है? दूसरा, माशी एतबार से आप कितनी अहम देख रहे हैं इस मुलाकात की अहमियत? हमने इस मुलाकात का तनाज़र तो आप इस बात से देखें कि एज़ वी स्पीक इस वक्त पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स में पाकिस्तान को नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पे देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान के 3 बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात जितने अच्छे हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, उसके मुकाबले हिंदुस्तान के इन तीनों के साथ ताल्लुकात जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं तीनों ममालिक के इनके साथ। ये कोई ख़बर वाली बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है। ख़बर वाली बात आमना ये जो आप मुझसे पूछ रही हैं ना, देखें पाकिस्तान पे जिस तरीके से इन्हिसार अमेरिका इस वक्त कर रहा है, कई अवानों से चाइना भी करता है। अभी देखें जहाँ पे यहाँ बातें डिस्कस होंगी, पाक भारत के हवाले से डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद कश्मीर और जिसको कहते हैं ये पानी की जारियत जो की गई है इस पर बात होगी, वहाँ ईरान के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। देखें ईरान के बारे में अब अमेरिका ये समझ रहा है और लोग यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान गो बिटवीन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा फील्ड मार्शल जब आप गए थे अमेरिका, वहाँ भी ये बातें हुई थी। फील्ड मार्शल इस वक्त बैठे हुए हैं चाइना में, वहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस वक्त वो अमेरिका ये चाह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि जी अब दोबारा से ईरान के साथ कोई झगड़े की बात ना हो, हम दोबारा से कोई हमले ना करें। अब वो ताल्लुकात चाहते हैं कि बेहतर हों, तो ये पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना जितनी ईरान की नज़रों में अच्छी निगाह से देखा जा रहा है, और दुनिया ने देख लिया, ईरान ने देख लिया कि इस लड़ाई में कौन साथ खड़ा हुआ था। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ़ की गई थी। तो ईरान भी चाहता है कि जी पाकिस्तान अपना रसूख इस्तेमाल करे और ये बातचीत जो है ना वो अमेरिका से जोड़नी हो। बड़ी बात आमना खबर वाली बात ये है, जी खबर वाली बात आमना ये है, हाँ ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो असद रूलर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान से मुशाफरत की है। 3-4 बड़ी मुलाकातें जो है ना यहाँ पे आपने देखा अमेरिकी सफ़ीर ने की हैं, प्रेसिडेंट से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी, फॉरेन ऑफिस पे जी इंटीरियर मिनिस्टर से भी मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान का इनपुट लिया गया है। देखें यही कहा जा रहा है हम ना कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सफारतकारी उरूज पे है। जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है तो पाकिस्तान का एक बड़ा रोल बन गया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपने ये है कि एक बाइडन की इंतज़ामिया ने तो पाकिस्तान को इग्नोर किया था, वो सिर्फ काउंटर टेररिज्म पे दोनों मुल्क जो है ना वो इत्तफाक करते थे। अब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा स्ट्रक्चरल डायलॉग होंगे, वो जो हर शोबे में होंगे, तालीम, सेहत, एनर्जी, उसके बाद 2 और मैदान हैं वहाँ पे होंगे। प्लस टैरिफ के हवाले से ये खबर, ये अंदर की खबर ये है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो जिस तरह लड़ाई लड़ रहा है, अपनी इक़्तिसादी लड़ाई लड़ रहा है, इन पर बोझ ना डाला जाए।
और आपने देखा हमने पार्शली तो US एड पाकिस्तान पे बहाल हो गई है, दुनिया में कहीं बहाल नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं 80% 90% हो गई है, वो पाकिस्तान को पैसा मिलना शुरू हो गया है। कहीं उन्होंने अपने मुल्क में आप देख लें, उन्होंने बड़े बड़े अदारे बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद कर दिया है, और बड़े जिसको कहते हैं पैसा जहाँ जहाँ जाता था रोक दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। मार्को रूबियो से जो बातचीत होनी है, एक तो ये है कि जो बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चला है कि एक बड़ा ही ट्रस्ट एंजॉय कर रहे हैं इसहाक डार भी, हुकूमत पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो हमने ये कह रहा है कि जी जंग रुकवाई थी इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है। जब हिंदुस्तान इसको डिनाई करता है तो वहाँ कहा जाता है, उन फिर को याद कराया जाता है। ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान बड़ी आइडियल पोजीशन में है। हिंदुस्तान जहाँ सफारती तौर पे तना खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ अपना काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये ईरान का मामला भी जो हमें दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर तज्जिया दिया, साथ ही रहिएगा। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ सिक्योरिटी मामला पर बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे में किसी भी फेडरल फोर्स को ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही कोई ऑपरेशन कबूल किया जाएगा। उन्होंने ड्रोन हमलों और गुट तालिबान के हवाले से भी सख्त स्टांस लिया है। दूसरी तरफ अली अमीन को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवाब देते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दाखिला का अफ़गानिस्तान के दौरे में मस्बत पेशरफ्त हुई और अफ़गान हुकूमत ने TTP समेत दीगर दहशत गर्दों की हवालगी पर मस्बत पैगाम दिया। उधर वज़ीर आज़म से ज़म शुदा अज़ला की कबायली इमायदीन की मुशावरती बैठक हुई, जबकि एक जानिब हम ये देख रहे हैं मामला, दूसरी जानिब तर्जुमान पाक फ़ौज का ये कहना है कि दुश्मन हमारे इत्तेहाद से मज़मूम मकासद में नाकाम होगा। अब हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कठिन जंग में कौमी हम आंगी इस वक्त हमें वक्त की ज़रूरत दिखाई देती है, मगर वज़ीर आला KP उनके ये बयानात और उनके जो मुतालबात हैं इसको हमारे एनालिस्ट देखते हैं। एहतशाम साहब के साथ हमें ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एनालिस्ट। थैंक यू सो मच शाह साहब। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ ये एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी क्लियर लाइन ली है, एक ये कि जो विफाक है वो अपनी फोर्सेस को बॉर्डर तक भेजे, वहाँ पर उनका काम है, किसी किस्म का ऑपरेशन KP में नहीं कबूल किया जाएगा फेडरल फोर्स की जानिब से और ना ही इजाज़त दी जाएगी। और अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि सूबे को शामिल किया जाए, वरना कोई भी फैसला आता तो उसको उस तरह से नहीं माना जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। आप ये समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि हम बड़े एक कठिन मरहले से गुजर रहे हैं, ये मुतालबात उनके दुरुस्त हैं, और अगर दुरुस्त हैं तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। देखें, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब की जितने बयानात हैं वो बड़ी हद तक सियासी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी एक सियासी जिमिक आप कह लें। और कल ये दोनों जमातें अपोजिशन और PTI पीपल्स पार्टी PMLN JUIF ने मिल के आपस में जो है बंदर बांट की है सेनेट की सीटों की, और आपस में इत्तेहाद करके की है। अब अगले दिन वो APC बुला के अपोजिशन जमातें शिरकत नहीं कर रही, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो दोबारा एक डायलॉग की शक्ल में सामने आए हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अंडर आर्टिकल 245 फौज को बुलाती हैं कि वो दूसरी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को हल करे। अंडर आर्टिकल 245 जो है पहले ही जो मर्ज एरियाज हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पे फौज तैनात है और फौज जो है वो अपने ऑपरेशन करती रहती है और करती रहेगी। उससे अली अमीन गंडापुर के बयानात से या उनके तकरीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही ऑथोराइज्ड है, अनलिमिटेड पावर मिलिट्री को हासिल है कि वो जहाँ चाहे वो ऑपरेशन कर सकती है और वो करेगी। दूसरा वजह मुझे ये भी समझ नहीं पड़ रही कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें इस बात का या इस बयान का जवाब देने की ज़रूरत महसूस क्यों की है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और मुल्क के कवानीन बड़े वाज़ेह हैं कि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो कहाँ हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं और कब किए जा सकते हैं। आखिरी जो एक बड़ी मजे की बात जो वज़ीर आला साहब ने की कि जनाब ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं होंगे और जो है वो गुड तालिबान और बैड तालिबान वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर जो मामलात हुए, पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी हुई, वो सब दुनिया को पता है कि TTP को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन बना रहा है, और इसके अलावा अफगान तालिबान को कौन स्पॉन्सर करता रहा है और क्या प्रॉक्सी वॉर इस खिते के अंदर होती रही है। मेरे ख्याल में बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। इस वक्त हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं, खासतौर पर मर्ज एरियाज और जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊँ, वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि ओपनली लोग मूव नहीं कर सकते। आप पेशावर की बात करते हैं, पेशावर में भी शायद रात को 11-12 बजे के बाद आपको मूवमेंट नजर नहीं आती, चेक पोस्टें खाली नजर आएंगी।
तो अली अमीन गंडापुर के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिससे वो दहशतगर्दी को रोकेंगे, दहशतगर्दों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या क्या उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं? उनके पास कोई फार्मूला तो होगा ना। पिछले 2 साल से तो हम फार्मूले सुनते रहे, आज तक कोई फार्मूला नजर आया। रोज आपके ऊपर सुसाइड अटैक्स होते हैं, आपके खिलाफ क्वाड कॉप्टर्स यूज हो रहे हैं, नाइट विजन गॉगल्स यूज हो रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं कि हम तलवार लेके तो मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई करेंगे। आपके पास जितने गैजेट्स हैं मेरे ख्याल में आर्म फोर्सेज यूज करेंगे और करेंगे भी। आप उनके पास ड्रोन से यूज करेंगे, गनशिप हेलीकॉप्टर भी यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, सिविलियन कैजुअलिटीज के ऊपर हम बिल्कुल बात करते हैं। कोई भी सेन आदमी ये नहीं चाहेगा कि बड़ी पैमाने पे जो है वो कैजुअलिटीज हों। और आप अगर देख लें हमारी जो शहादतें हो रही हैं, मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करता, ना कोई बटरिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओपन चीज़ है। रोज सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमला हो रहा है, बनू के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के अंदर, और ये कुर्बानियां दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप सिविलियन लॉसेस को, हम नहीं चाहते कि काइनेटिक फुल फ्लैज ऑपरेशन किया जाए और लोगों को मारा जाए। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कि आप इंतजार करेंगे कि दहशतगर्द आपको मारेंगे, आप पे सुसाइड अटैक करेंगे और आप आराम से बैठ के सिर्फ तकरीरें करेंगे, और वो भी एपीसी बुला के जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करेंगे। मैं ये समझता हूँ बड़ा वाज़े एक स्टांस है दहशतगर्दी के खिलाफ, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है। आपकी जो इस वक्त एपेक्स कमेटीज हैं उसमें बात बिल्कुल वाज़े होती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई जो है वो लीनियंसी नहीं होगी, बल्कि उनके सिंपैथाइजर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेशनल एक्शन प्लान को आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? वो तो सूबे ने भी माना है, इमरान खान की हुकूमत ने भी पहले भी माना था, बार बार भी माना है। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है इसे बंद होना चाहिए। ठीक, एहतशाम साहब आप भी ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये पॉइंट स्कोरिंग है, बयानात की हद तक है, वैसे कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाली? अगर फेडरल फोर्स वाला ऑपरेशन किया भी जाता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, तो इस तरह के कोई मामलात नहीं देखे जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा सख्त स्टांस है दहशतगर्दी को लेकर। देखिए आमना, जाहिद शाह ने तो मेरा ख्याल है खूबसूरत तरीके से आपको बता दिया है कि इस वक्त केपी की हुकूमत लेड बाई गंडापुर साहब क्या कर रही है और उनके पास कितने ऑप्शन हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। देखिए मेरा अपना तासुर ये आमना कि ये एक एस्टैब्लिशमेंट का स्वीट बॉय होने का जो तासुर है ना, इसको दूर करने की वो कोशिश करते हैं। गाए बगाए कोई ना कोई इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ आमना ये बता रहे हैं कि टीटीपी वाले ड्रोन हमले जो है ना वो कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के बारे में कहते हैं कि आप ड्रोन ना इस्तेमाल करें। या तो आप उनसे गुफ्तगू करके ये बात कर रहे होते ना कि जी आप भी नहीं करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं करेगी, फिर तो बात है अमन व अमान कायम करने वाले, नाफिज करने वाले अदारे भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए उन पे जो जिम्मेदारियाँ हम ना वो अपनी ज़िम्मेदारी गंडापुर पूरी नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों जाहिद साहब को पता होगा कि 45 कांस्टेबल ने मुख्तलिफ जगहों पे नाकों पे ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद कौन गया था? फ़ौज के लोग गए, बाकी लोगों ने जाके संभाला। फिर पारा चनार सड़क 3 महीने से ज़्यादा बंद रही। एक दिन इनको तौफीक नहीं वहाँ जाने की, कितने लोग मारे गए थे वहाँ, किसने खुलवाई थी? जाके फ़ौज ने जाके उसको खुलवाया था। तो ये सिर्फ बयान देने की आता है। जब एक आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था और कि जी हमें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम अमन व अमान ख़ुद कायम करेंगे, और उसके बाद सॉरी करके इन्होंने वापस ले लिया था। हुकूमत की तरफ से इंडायरेक्टली कहा गया कि जी ठीक है हम वापस आ जाते हैं, संभालें। अभी आप नहीं कर सकते, आपकी पुलिस नहीं कर सकती। कोई ये सारा काम आपको पता है कि कौन कर रहा है, एफसी कर रहा है, रेंजर्स कर रहा है, अफवाज पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, किसी तक पुलिस वाले कर रहे हैं। तो सवाल इस वक्त यह है कि प्रोवोकेशन क्या थी इस वक्त? देखें गंडापुर बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। उनको कोई जिसको कहते हैं इस शक की निगाह से पार्टी के अंदर देखा जाता है कि जी वो विकेट के दोनों तरफ खेलने हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ठीक है, और जो काम उन्होंने अपने करने हैं, अपने सूबे की बहाली करनी है, ठीक करना है, उसको ठीक करने के तैयार नहीं है। करप्शन आसमान पे पहुंच गई। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से जो सेहत कार्ड को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपया ऐसे लोगों को दिया गया कि जो अपना मुख्तलिफ़ किस्म के अस्पताल चलाते थे। तो मेरा ख्याल है वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं। तो फिर सारे चीज़ों को तअस्सुर को दूर करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं जिसको कोई सीरियस नहीं लेता। वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद भी आमना ये नहीं हो सकता कि जनाब आप सूबों को कहें, सूबे कहें कि जी हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, कल पंजाब के, सिंध के, हम हिंदुस्तान के साथ ख़ुद बात करेंगे, जी आप ना करें। तो मेरा ख्याल है, और ये बात कहना है कि जी उनको रिकगनाइज़ करते हैं लीगल गवर्नमेंट अफगान तालिबान की, मेरा ख्याल है बहुत ही एक सीरियस इशू है, इनको सोचना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरनिश उनके ऊपर आएगी, तो इन बातों से वो परहेज़ करेंगे। जी परहेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिज़नेस तबके के बाद जो किसान तबका है वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों से खाइफ है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर हम डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं किसान बरादरी के, और इस पर वो कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे मगर ज़रूरी टैक्स अदा नहीं करेंगे। हुकूमत को ये वार्निंग सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने दी है, जिन्होंने कहा है कि उन्हें 45% एग्रीकल्चर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर हुकूमत ने ये टैक्स वापस ना लिया तो फिर गंदम की काश्त का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। चैम्बर के इजलास में किसानों से अपील की गई है कि वो ये टैक्स अदा ना करें, और ये भी साथ ही वार्न किया गया कि अगर हुकूमत किसानों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी तो लाखों किसान अस खुद गिरफ्तारियां देंगे। किसान नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि IMF की खुशनुदी के लिए किसानों को कुर्बान किया जा रहा है। जब किसान की पैदावारी लागत पूरी नहीं होती तो फिर वो टैक्स क्यों दें। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने ज़रूरी टैक्स के नफाज को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। अब क्या मामलात हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तशाबुल हक साहब के साथ महमूद नवाज शाह साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध आबादगार बोर्ड के। सर आपको वेलकम कहेंगे। महमूद साहब ये कहिएगा कि अब जो सिंध भर के जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि गंदम की काश्त के हवाले से हम बायकॉट करने का सोच रहे हैं। एक तो ये कि क्या सब इस पे ऑन बोर्ड है, और साथ ही साथ बेसिकली आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और गवर्नमेंट को क्या इससे आगाह किया गया, उनसे बात हुई, उनका मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये सारी बातें एक कॉन्टेक्स्ट में हैं, एक बैकग्राउंड में है। वो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये है कि पिछले 3-4 साल में आप देखें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी फसलों की, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन दुगनी हो गई है। आप DAP के रेट्स देख लें, यूरिया के रेट्स देख लें, पेट्रोलियम के रेट्स देख लें, जो भी मेजर इनपुट्स हैं। और पिछले 3-4 सालों में जो हमारी प्रोडक्शन है वो या बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है या तकरीबन सेम रही है पिछले सालों में। साथों साथ जिन भाव पे हम बेचते हैं जो चीजें, उनमें बहुत बड़ी कमी आई है। सिर्फ गंदम को ही अगर आप देख लें तो सरकार की अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो प्राइस तय की हुई थी, हमारी नहीं, गवर्नमेंट की अपनी, वो 3600 रुपीज थी, सिंध में 4000 रुपीज थी। कॉटन का नोटिफाइड वफाक का जो रेट था वो 8500 रुपए था 2023 में। बेची कितने में? गंदम का आपको बहुत ज्यादा पता है, 2200 2300 में। और आज भी कॉटन जो बिक रही है वो 6 और 7000 से ऊपर कहीं पे बिक नहीं। इतनी भी और फसलें हैं, उनकी सारों की कहानियां इस तरह की। ये जो साल पिछला गुजरा है प्रोडक्शन वाइज, वो पिछले 20 साल में इस तरह का साल नहीं था एग्रीकल्चर में। सही। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एनालाइज करें तो गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है टैक्स भी इंक्रीज कर दिया। तो एक आर्ग्यूमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई इस चीज को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमने तो पिछले 15 से 20 साल में सूबाई सरकार के साथ, बल्कि ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स प्रोविंशियल है, तो हम उनके साथ बैठे हैं और उस लॉ के बनाने में उनकी मदद की है। हाँ, हम आज ये जरूर कह रहे हैं कि ना सिर्फ ज़राअत बल्कि मुल्क के दूसरे भी जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें आप जितना वजन डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग काश्तकारी छोड़ देंगे या उसमें आपके जो इनपुट डालेंगे वो और कम होंगे। आपकी एवरेज यील्ड्स इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में और भी कम हो जाएगी। और आप देख लें कि ज़ेरे काश जमीन जो गंदम की वो पिछले साल से कम हो चुकी है, और 10% आपके पास जो गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वैसे ही प्रोडक्शन कम हुई है। और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन कम होगी, कोई बायकॉट करे या नहीं करे, काश्तकार अपने इकोनॉमिक चीजों को एनालाइज करेगा। जिस फसल में ज्यादा नुकसान होगा वो जाहिर सी बात है कम लगाएगा। गंदम लगती ज्यादा इसलिए है, लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप है, क्योंकि वो खुद भी कंज्यूम करता है, तो उसमें से ऐसा तो फिक्स नहीं होती, कुछ बचती है तो वो जाहिर सी बात है आ जाती है। तो जो एक शौक से लोग लगाते थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, इन भावों पे इस वक्त वो चीज वायबल है नहीं, तो जाहिर सी बात है ग्रोवर्स नहीं लगाएंगे। चले शाह साहब एक चीज़ बताएं। जी शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त हैं डेफिनेटली उसमें बड़ा वज़न भी है, और ये ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह बाकी क्रॉप आहिस्ता आहिस्ता, चाहे कॉटन है, राइस है और गंदम, इसकी गन्ने की फसल है, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट ये वीट की जो है ना, ये अगर ये क्राइसिस हो जाता है, खुदा न खास्ता इसकी जिस तरह से ये कहना चाहिए कि इसकी काश्त बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाता है, रोक दी जाती है, तो ये तो एक मुल्क पे बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है कि अगर
हुकूमत इंश्योर करे कि ये इनपुट्स कॉस्ट जो बहुत बढ़ गई हैं इनको नीचे ले आए, और जो सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है और जिसको खुद हुकूमतें दोनों पंजाब की और सिंध की ऑनर नहीं करती, अगर ये ऑनर करें 3600 दे के पंजाब में और 4000 सिंध में देने के बाद लोगों ने, हमें पता है 2500-2400 जो है ना जाके सड़कों पे बेची है वो, तो आपको नहीं लगता कि दो मुतालबात मान लिए जाएं तो मेरा ख्याल है काश इसकी जो जारी रहनी चाहिए गंदम की? देखिए एहतशाम साहब, बल्कि हुकूमत ने तो एक और भी काम किया है। जब वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए वो कहते हैं कि हमने डीरेगुलेट कर दी है सारी बाजारें, तो भाई आपने अगर डीरेगुलेट किया तो फिर एक्सपोर्ट की भी इजाजत देना आप। तो एक्सपोर्ट तो आपने बंद करके रखा हुआ है। आप देखें कि जब मैं आपको एक सिर्फ हुकूमत की प्लानिंग और जो उनका लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आपकी तवज्जो मैं आपकी मरकज करना चाहता हूँ, जिस वजह से बेचैनी है। जब गन्ना उतरा तो कहा यह गया कि चीनी की हम 1 रुपया भी कीमत बढ़ने नहीं देंगे। वफाकी वजीर प्रिजाइड करते रहे फरवरी तक। जैसे गन्ना पूरा हुआ तो वो आज आप बाजार से, आपको पता है चीनी कीमत क्या होगी, अगर 20 रुपए भी लगा लें, 5.8 मिलियन टन भी प्रोडक्शन लगा लें, तो ये ही आपको 120 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ मुनाफा है जो मिल्स को दिया गया, और उसमें एग्रीकल्चर को मुनाफा देने से रोका गया। इस तरह की डीरेगुलेशन पॉलिसी है। अगर आप जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ी आसान बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप रेट तय करें, हम ये नहीं कह रहे कि सपोर्ट प्राइस, एटलीस्ट हमारी तंजीम तो नहीं कह रही, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन को जरूर देखा जाए, उसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स और कॉस्ट ऑफ आउटपुट को आप जरूर मद्देनजर रखें। जो एक्सपोर्ट पैरिटी है दुनिया में, ये तो हुकूमत की बड़ी मजबूरी है। ये 18% सेल टैक्स जो कहा जा रहा है कि जी इस पे कम कर दिया जाए, तो वो IMF ने तो आपने देखा, चाहे चीनी का मामला है चाहे और मामला है, सब्सिडी देनी है, वो तो अब बड़ी सख्ती कर रहे हैं। हमारे लिए तो मसाइल हो जाएंगे अगर हम उनकी बात नहीं मानते। तो ये 18% कैसे सेल टैक्स खत्म कर दें इसके ऊपर? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप 45% हो गया। हम तो नहीं कह रहे कि आप 18% सेल्स टैक्स करें। देखिए, IMF से जो गुफ्तगू की बात है वो आपको मुझसे ज्यादा इस चीज का इल्म होगा कि IMF आके आपके ऊपर ज्यादा इसलिए सख्तियां करती हैं, जब आप अपना वे आउट नहीं बताते तो वो आपके जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जहां से वैसे ही आपको आमदनी मिल रही होती है, उनके ऊपर वो वजन डाल देते हैं। मेरे नहीं ख्याल में कि पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई इतनी खुशाइन बात है कि जब आपको पॉलिसी मेकर बैठ के ये कहे कि हम, हाँ ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि IMF ने कहा है तो हम कर रहे हैं। तो ये एक बात अगर कोई जिम्मेदार आदमी कहे, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने चीनी को डीरेगुलेट कर दिया है, अपने तौर पे खरीदेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो शाह साहब, आपके ख्याल में अगर ये गंदम के सेक्टर को भी डीरेगुलेट कर देते हैं, चीनी को भी, तो आपको लगता है कि फिर प्राइसेस उसकी ठीक हो जाएंगी, किसान को अपनी फसल का मुआवजा सही मिलेगा और आप, मैं आवाम को जिसको कहते हैं चीजें कम कीमत पे मिलेंगी? डीरेगुलेट इस हद तक तो कर दिया कि पिछले 2 सालों में गंदम में कोई 500 अरब से ज्यादा का ग्रोवर को नुकसान हो गया। कम से कम एक्सपोर्ट तो खोल देते ना। IMF ने ये कहा आपको कि आप डीरेगुलेट करें लेकिन एक्सपोर्ट नहीं खोलें, दिखा दें हमें कोई रेगुलेशन। IMF ने आपको ये कहा कि आप जो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट के होते हुए आप शुगर केन का रेट तय नहीं करें, लेकिन जैसे शुगर केन सीजन खत्म हो तो वो फिर 140 से बढ़ के और 180 रुपए की चीनी हो जाए। ये कहा है कि आपको IMF ने। हमारी नजर में IMF की बात को हीला बहाना करके किया जा रहा है। ये ग्रोवर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये जबरदस्ती की बात नहीं है। ये आप उन प्रोडक्टिव सेक्टर के ऊपर वजन डाल रहे हैं, ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं है। कोई सड़कों पे निकलेगा मजबूरी में, कोई हुकूमत की जितनी भी रेट है उसको चैलेंज भी करेगा मजबूरी में, लेकिन ये हमारी मईशत के लिए अच्छा नहीं हो रहा जो भी ये बातें इस तरह की। लास्टली मैं बस एक कमेंट एहतशाम साहब का इस पे चाहूंगी। एहतशाम साहब, फिर गवर्नमेंट ने जो एक टैक्स टारगेट सेट किया है वो किस तरह से अचीव किया जाएगा? एक जानिब ये भी कहा जाता है कि टैक्स नेट जो है वो ब्रॉडन किया जाए, जो सेक्टर्स टैक्स में नहीं आना चाह रहे उनको लेकर आया जाए उसमें, ताकि बेस बढ़े इसकी। तो फिर हम कहाँ से टैक्स लेंगे? क्या वही जो सेक्टर्स जो सैलरीड क्लास है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था पिछले माली साल में, वही उसी पर बोझ डाला जाएगा अगर यही मामला चलते रहे? आमना, ये बजटरी प्रोजेक्शन को देखते हुए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है कि हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कोई कुशन ही नहीं। आपने देखा कितनी प्राइड हुकूमत ने ली थी, जिस तरह आपने देखा 20 रुपये
अपना बिजली कम की थी उन्होंने पर यूनिट, और फिर पता चला था 2 दफ़ा पता चला कि जी उन्होंने ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ा दिया था। तो हुकूमत एक मद से पैसा निकालती है, दूसरे में डाल देती है। तो मेरा ख्याल है ये मुस्तकिल एक आमना एक जिसको कहते हैं हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन गई है। बजट बनाते हुए ये बातें होती हैं, बजट से पहले कोई तैयारी नहीं होती, कोई FBRs को टारगेट नहीं दिया जाता, कोई उनसे नहीं पूछा जाता। इसी तरह से ट्रेड के हवाले से आप देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से देख लें, तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे सारा मसला आमना के डे टू डे बुनियादों पे चीज़ों को तय किया जाता है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती 2 साल की, 4 साल की, और जो वाकई अपनी अपनी सनत के माहिर लोग हैं उनसे तजिया नहीं लिया जाता, उनकी इनपुट नहीं ली जाती। नतीजतन हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती सिवाय इसके कि 11th आवर पे आपने जो कह दिया, मैंने कह दिया कि जी इस तरह इस पर टैक्स लगा के पैसे पूरे कर लें, वहाँ से निकाल के किसी और को फेवर कर दें। तो ये मामला जो है ना, ये मेरा ख्याल है एक बड़ी सीरियस नोयत इख्तियार कर गया। अब प्लानिंग का मामला जो है, बार बार लोग यही कह रहे हैं कि जी इसके लिए तो बाकायदा तौर पर कम से कम 5 साल की प्लानिंग होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग का फुकदान यहाँ पर भी नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बढ़ते हुए एयर क्रैशेस की बात कर लेते हैं। रूस के मशरकी इलाके में चाइना की सरहद के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में सवार 48 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़राब मौसम और हद्दे नज़र की कमी के बायस तैयारे ने बुलंदी का गलत अंदाज़ा लगाया और मुमकिना तौर पर दरख्तों से टकराकर गिर गया। अब तक दुनिया में फ़ज़ाई सफ़र को महफूज तरीन करार दिया जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तो पिछले साल और उसके बाद अब 2025 संगीन फ़ज़ाई हादसात ने मुसाफिरों की तशवीश में इजाफा कर दिया। इससे पहले 12 जून को अहमदाबाद भारत में एयर इंडिया की परवाज़ हादसे का शिकार हुई, जिसमें 241 मुसाफिर और 19 ज़मीनी अफराद हलाक हुए। 29 जनवरी को अमरीकी एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर रेगन नेशनल एयरपोर्ट वाशिंगटन के करीब फ़ज़ा में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 60 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। बढ़ते हुए फ़ज़ाई हादसात की वजह फ़नी ख़राबी और इंसानी गफलत के साथ क्या मौसमियाती तब्दीली और तैयारों के पुराने डिज़ाइन भी हैं, और इस वक्त हम क्यों देख रहे हैं कि इसकी रीज़न्स बढ़ रही हैं। इसी पर बात में ज्वाइन किया है सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिसर भी रहे हैं, फॉर्मर एक्सपर्ट हैं एविएशन के मामलात के अफसर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अफसर मलिक साहब। सर, आप क्या समझते हुए जो हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए जो फ़ज़ाई हादसात हैं उसकी रीज़न्स, उसमें जैसे मैंने जिक्र भी किया कि इसमें क्या एक फैक्टर मौसमियाती तब्दीली भी है? थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपकी बात मौसम से ज़रूर रिलेटेड है, लेकिन तब्दीली की हद तक कि ये इसकी वजह बनी है, ये पार्शली ठीक है बात। ये परसेप्शन ज़रूर है एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लोगों का जो अंदर एक हाइटेंड फियर आ गया है कि शायद फ़ज़ाई सफ़र पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। रियलिटी ऑन ग्राउंड इज़ के असल में ये पहले से ज़्यादा महफूज है। जैसा कि मैंने इस चार्ट पे अगर आप देख लें 2005 से लेके इवन ये लास्ट जून तक के महीने तक की जो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि जो मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 20 साल में, वो बतदरीज कम होते गए। सही। और उनमें जो फेटल एक्सीडेंट्स हुए यानी जिनमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, वो भी इसी प्रोपोर्शनेटली कम होते गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल उसकी। अब वजह क्या है कि ये अब ज़्यादा फील होने लगा है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये शायद गैर महफूज है। उसकी वजह ये एक एक्सेसिव पब्लिसिटी आजकल के ज़माने में जो किसी भी हादसे को मिलती है, फ़ज़ाई हादसे को ख़ास तौर पे, और वो अगर कोई हाई प्रोफाइल एयरलाइन है, उसका एयरक्राफ्ट अगर वो क्रैश होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया के ऊपर और उसमें यूट्यूब और जो डिफरेंट चैनल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसको वायरल कर दिया जाता है, ऐसे जो वीडियोस होती हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो टर्बुलेंस है, अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो दिस इज़ अ यूजुअल फिनोमेना। कभी कभार ये ज़्यादा होती है और महसूस भी ज़्यादा होती है।
अभी उसकी वीडियो बन जाती है और जहाज़ लैंड करता है और वो पूरे उस पे आ जाते हैं, चैनल्स पे आ गए कि ये हो गया, कोई एक बर्ड हिट हो गया, जो कि सारी दुनिया में होते रहती हैं, कंट्रोलेबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि माजी की निस्बत अगर हम बात करें तो अब जो हादसात हैं उनमें उनकी रफ्तार में या उनकी शरह में कमी आई है? जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, सवाए उन रीजन्स के या चंद एक ममालिक के जिनकी आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ पे हादसात जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं बाकियों की निस्बत, उसकी अपनी 2-3 रीजंस हैं। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी की वजह से ओवरऑल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, ग्लोबल ICAO है, IATA है, यासा है, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है अभी टेक्नोलॉजी की वजह से। और इंसानी गलती, इसमें जो ह्यूमन एरर हम कहते रहे हैं अक्सर, अब जैसे कि एयर इंडिया की बात हो रही थी रिसेंटली, उसमें एक जो स्टेटमेंट जो लास्ट उनकी सुनने में आ रही है, जो इन्वेस्टिगेशन में आए मामला, तो उसमें कहा जा रहा है कि एक ह्यूमन एरर ख़ास तौर पे जो कैप्टन की जो नेग्लिजेंस की वजह से शायद उन्होंने वो बंद कर दिया था। इस हवाले से कुछ मामला सामने आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब ह्यूमन एरर भी बतदरीज कम हुआ है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जब तक कंप्लीट रिपोर्ट एयर इंडिया की नहीं आ जाती क्रैश की, उस वक्त तक स्पेकुलेशंस है। इंडिया अपनी एक डिफरेंट पोजीशन लेगा डिफेंसिव, और जो बोइंग है वो अलग एक पोजीशन लेगा। अभी हमें इस पे कोई ओपिनियन मुनासिब नहीं है कि इस स्टेज के ऊपर हम करें। अभी कंप्लीट रिपोर्ट आएगी। ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सिर्फ उन्होंने बताया कि फ्यूल जो है वो कट ऑफ हो गया। अब सर आप बात कर रहे थे कुछ रीजन्स का भी हिसाब होता है, अगर रीजन्स के हवाले से अगर हम बात करें, अगर ऐसा मामला है तो किन रीजन्स में आप समझते हैं कि हादसा जो हैं वो ज़्यादा इम्कानात है कि वहाँ पर हो सकते हैं, और उसकी रीजन्स क्या स्पेसिफिकली आप समझते हैं? जी ये कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक को आपने पहले ही पार्शली वो आपने मेंशन कर दिया कि अगर माउंटेनस एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और वहाँ के वेदर भी जो हैं वो मुसलसल ख़राब रहते हैं, तो वहाँ पे निस्बतन हादसात ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहाँ भी टेक्नोलॉजी के आने के बाद वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हो रहे हैं तो उन रीजन्स की अब हम बात करें तो एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया कह लें, अफ्रीकन कंट्रीज़ कह लें, जहाँ पे इकनॉमिक कंडीशंस भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करें, वो एयरक्राफ्ट पे हो या ग्राउंड के ऊपर हो, या रेगुलेटरी फंक्शन जो सबसे बड़ी वजह है हादसात की किसी मुल्क की, वो उस मुल्क का जो रेगुलेटरी फंक्शन है, रेगुलेटर होता है, वो अगर कमज़ोर है, वीक है, या खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज्ड है इंडस्ट्री के साथ, तो वहाँ पे हादसा ज़्यादा होते हैं। अब एग्जांपल ले लें इसकी कि सबसे कम अगर हादसा होते हैं तो यूरोप के अंदर होते हैं, क्योंकि उनका रेगुलेटरी फंक्शन जो रोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा। फिर उसके बाद अमेरिका का आप कह लें, फिर उसके बाद फिर आप बाकी रीजन्स की तरफ आ जाएं। अब मिडल ईस्ट की जो गल्फ कैरियर्स हैं, इनके सबसे कम हादसा होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, रेगुलेशन के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत काम किया है। और अफ्रीका में उसके अपोजिट है, लैटिन अमेरिका में भी रिलेटिवली ये ज़्यादा है। तो साउथ एशिया में या इधर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब नेपाल की एग्ज़ाम्पल है, वहाँ आए दिन हादसा जो हैं वो आपको सुनने को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, उसका वेदर और उसका जो मेंटेनेंस एरियाज़ हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे हादसा रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। सही। तो लेकिन ये सारी चीज़ें अभी ओवरकम हो रही हैं टेक्नोलॉजी से। अभी अकाउंटेबिलिटी बड़ी बढ़ गई। आपने ह्यूमन फैक्टर्स का जिक्र किया, पहले 70-80% जो हादसा होते थे वो इंसानी गफलत यानी ह्यूमन एरर आप कहें, ये उसकी वजह से होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है कि उसमें वो इंसानी गलती के भी इम्कानात को कम से कम कर दिया गया। अगर कुछ भूल गया पायलट तो उसको सिस्टम याद दिला देता है, वो टेक ओवर कर लेता है या वो अलार्म कर देता है। तो अब उसके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा कम। इसके अलावा एक होता है कॉकपिट के अंदर
CV कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और एक FDR होता है, तो वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। अभी हर एयरलाइन जो है वो अपने पायलट्स के ऊपर नज़र रखती है कि अगर ये किसी भी रूल रेगुलेशन की कॉकपिट में बैठे हुए किसी प्रोसीजर को वायलेट करते हैं तो वो डायरेक्टली उनको पता चल जाता है, फिर उसके वो एनालिसिस करके उसको लाइन हाजिर कर देते हैं पायलट को। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि उसका राइटली यूज़ हो रहा है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी पहले की निस्बत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हादसा बड़े नहीं हैं बल्कि इनमें कमी आई है। लेकिन बेसिकली अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जैसे आपने बात की टर्बुलेंस बढ़ चुकी है और लोग उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता ही है कि इन हादसा में ज़्यादा इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच अफसर मलिक साहब से इस पर बात करने के लिए। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपकी मालूमात के लिए शेयर करते हैं कि आपको कभी किसी कोरियर कंपनी की तरफ से मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें वेरिफिकेशन कोड या ज़ाती मालूमात मांगी गई हों? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ख़बरदार किया है कि आवाम को इस वक्त एक नए साइबर फ्रॉड के ज़रिए लूटा जा रहा है, जिसमें जाली कोरियर कंपनीज़ के नुमाइंदे बनकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये फ्रॉडिये रकम की अदायगी या पार्सल की तरसील के बहाने लिंक पर क्लिक करवाते हैं या वेरिफिकेशन कोड मांगते हैं ताकि आपकी शनाख्ती मालूमात चोरी करके आपके बैंक या सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई हासिल की जा सके। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे ही जराइम पेशा अफराद भी नित नए अंदाज में वारदातें कर रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि फ्रॉड से बचने का वाहिद तरीका एहतियात, होशियारी और मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ है। कभी किसी गैर मुसद्दिका और मशकूक लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना, अपनी ज़ाती मालूमात किसी से भी आपने शेयर नहीं करनी, और सबसे अहम लालच से दूर रहना। याद रखिए कि लालच ही फ्रॉडियों का सबसे ख़तरनाक हथियार है, जो भारी इनाम का लालच देकर लूट लेते हैं। अपनी हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि एक गलती सब कुछ छीन सकती है। ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।